गुज़श्ता 20 साल से ज़ायद अरसे में फितना अल ख्वारिज और दूसरे दहशत गर्दों के खिलाफ लातादाद कुर्बानियों का समर पाकिस्तान की सालमियत और बतदरीज इस्तेहकाम की सूरत में जाहिर है। हमारा आज़्म इस्तेहकाम नेशनल एक्शन प्लान की कड़ी है, जिसमें दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ कौमी व रियासती हिकमत अमली मजबूत तौर पर मुरतब की गई है। कौमी यकजहती को कमजोर करने के मज़मूम मकासद कभी कामयाब नहीं होंगे। आज का जो डिसीजन आया है उसमें से खान साहब के खिलाफ तोशाखाना 2 वाला केस मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया, वो नेब के जुरिस्डिक्शन से बाहर निकल गया। पाकिस्तान आर्मी का कोई सियासी एजेंडा नहीं है, ना ही ये किसी सियासी जमात की मुखालिफ है और ना ही तरफदार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ अनम अहमद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइन। नाज़रीन, मुल्क भर में 59वां यौम दिफा शोहदा इंतहाई जोशो अकीदत से मनाया गया। इस ज़मन में आज GHQ रावलपिंडी में एक तकरीब हुई जिसमें मेहमान खुसूसी वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ थे। 6 सितंबर के दिन को यादगार बनाने का मतलब, इसका मायने बड़ा वाज़ेह है। मुल्क जिन शोहदा की लाजवाल कुर्बानियों से आज कायम व दायम है, उनकी इज्जत और तकरीम आज भी हम पर लाजिम है, बल्कि तब से आज तक हर कुर्बानी देने वाला शहीद हमारे लिए मोहतरम है। आज का दिन दुश्मन को भी वाज़े पैगाम देता है कि अगर पाकिस्तान इस वक्त कड़े हालात में भी अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ टकरा गया था, तो आज दुश्मन चाहे जितने भी हों, जिस भी किस्म के हों, उनमें से रियासत पाकिस्तान को उनसे निपटना आता है। सबसे पहले इस दिन की याद ताज़ा करेंगे और उस पर बात करेंगे। प्रोग्राम में आगे चलकर नैब तरामीम की बहाली के सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इस पर बानी PTI के रद्द-ए-अमल पर भी बात करेंगे, जिनका ये कहना है कि हुक्मरानों को NRO 2 मुबारक हो। हालांकि नैब की बहाल होने वाली तरामीम से फायदा बानी PTI को भी होगा और ये किसी और नहीं बल्कि बानी PTI के मौजूदा चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा है। क्या बानी PTI ये फवायद लेंगे या नहीं? दूसरी तरफ कल DG ISPR की अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बानी PTI और उनकी जमात को मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल का खौफ मजीद लाहक हो गया है। इसके साथ साथ इस्लामाबाद पर पुरअमन एहतजाज और अमन आमा के बिल की मंजूरी के मुतालिक भी बात करेंगे। ये बिल सेनेट के बाद कौमी असम्बली से भी मंजूर हो चुका है। PTI ने इसे अदालत में चैलेंज करने का फैसला कर लिया है। PTI को क्यों लगता है कि बिल उसके जलसे को रोकने के लिए बनाया गया है, जबकि हुकूमत के बकौल 8 सितंबर को PTI के जलसे के लिए जिली इंतजामिया की इजाजत बरकरार है। इन सारे मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है तहरीक इंसाफ अजहर सिद्दीक साहब ने, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज तजियाकार वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और अब से कुछ देर के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमा बैरिस्टर आमिर हसन भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले अजहर सिद्दीक साहब की तरफ जाऊंगी। अजहर सिद्दीक साहब, आपसे भी मैं यही कहूंगी कि आप आज के दिन की मुनासबत से अगर कोई बात करना चाहते हैं, फिर हम प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। बहुत शुक्रिया जी। 6 सितंबर का तो आपको पता है पाकिस्तानी तारीख का बहुत अहम दिन है। इसमें हमारी पाक फौज ने जो कुर्बानियां दी हैं, जो शोहदा की कुर्बानियां हैं, वो तारीख में अननिम्ट हैं, वो तो लिखी गई हैं और हम ये दिन इसलिए भूल भी नहीं सकते हैं और इसको याद भी इसलिए रखना है कि पाकिस्तान की आज वजूद है तो हमारे उन शोहदा की वजह से था जिन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम उनको भूल नहीं सकते। और इंशाअल्लाह अज़ीज पूरी कौम जो है पाकिस्तानी फौज के इस किरदार को सराहती है। बिल्कुल सही है। और उस वक्त भी अजहर सिद्दीक साहब कौमी यकजहती की ज़रूरत थी। 1965 की जंग में भी जिस जज्बे की ज़रूरत थी, आज भी आपको लगता है कि क्या हमें वाकई उसी जज्बे की दोबारा से ज़रूरत है कौमी यकजहती के लिए? बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वजह यह है कि खलीज इतनी पैदा की जा चुकी है या हो चुकी है और इसमें सबसे ज्यादा कसूर हम सियासतदानों का कहेंगे कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट जो है, जो 2.5 सालों से जो एक रवैया रखा गया है, उससे इंप्रेशन आपके सामने, अब तो पूरी कौम को अंदाजा हो गया कि हालात और वाकयात क्या हैं। ये एक टाइम एक ऐसा आ गया है कि सबको इस बात पे बड़ा गौर व खौज करना है। तमाम सियासी जमातों को इकट्ठे बैठना है और इस बात पे तय करना है कि हम इन मामलात को कौमी यकजहती को कैसे आगे ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ नजर नहीं आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत जो है इस चीज में इंटरेस्टेड है। अगर वो इसमें इंटरेस्टेड होती तो ये मामला शायद इस हद तक ना पहुंच पाते, इस दहज तक ना पहुंचते। इस दहज तक ले जाने के लिए जो किरदार अदा किया, जो पाकिस्तानी अवाम के साथ जुल्म और सितम किए गए और हम पिछले 2.5 साल से वो जुल्म और अपना जुल्म और सितम और जो हालात ऐसे बनाए गए हैं वो हम देख रहे हैं। हमें तकलीफ भी है, दुख भी है। हम खुद चाहते हैं कि ये मुल्क जो है
ये अमनो अमा के हवाले से बहुत मुल्क अमन का गहवारा बने। बिल्कुल सही अफजल सिद्दीक साहब। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। ब्रिगेडियर साहब, एक तो आज के दिन की मुनासबत से आप क्या कहेंगे, और दूसरा कौमी यकजहती को उस वक्त भी पाकिस्तान को अशद ज़रूरत थी, आज भी है, आज भी उसी जज्बे की ज़रूरत है, उसी यूनिटी की ज़रूरत है, क्या कहेंगे इस पर आप? एक बात मैं बताऊं कि 6 सितंबर जो समय पहले जब वो एक ऑनेस्टली जिस तरीके से इंडियन ने प्लान किया था उनके जनरल ने कि जी हम दोपहर सुबह नाश्ता करेंगे लाहौर जुम्मा खाना में जाके, ये फौज की जो है बहादुरी, उनका प्रोफेशनलिज्म, पेशेवर सलाहियतें और पूरी कौम, मैंने उतना जोश और जज्बा यकीन कराया। मैं स्टूडेंट था, बच्चा था, लेकिन जो मैंने जज्बा देखा है वो काबिल दी था। एंड आई विश, जैसा चीफ आर्मी साहब नासिम कहते हैं, नाउ वी नीड इट वेरी बैडली। आज उन्होंने जो तकरीर में यही बात की है कि पाकिस्तान की अवाम और फौज हैव टू बी टुगेदर, दैट इज द थिंग। इसलिए इसको आप देखते हुए यही डिसाइड करें कि आज हमें फैसला करना चाहिए कौमी यकजहती का। यू फाइट एज अ नेशन। मुसल्लह फौज की ताकत वो है अवाम है, और यही चीफ आर्मी साहब बार बार कहते हैं। और सेकंड, हमारे माते के जुमर हमारे शोहदा हैं, उनके लवाकिन, इनको मत भूलें। आज का दिन खास तौर पर 1947 से लेके आज तक जो जो कुर्बानी दी, दैट्स व्हाई वी आर सिटिंग हियर इन इंडिपेंडेंट सॉवरेन इस्लामिक न्यूक्लियर स्टेट। इसलिए मैं बात करूँगा, ये बहुत ही अहम। और आज के दिन उसके बाद उन्होंने कश्मीर का खास तौर पर जिक्र किया। कश्मीर जो बर्बरीत हो रही है, पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत और मुसल्लह फौज के साथ खड़ी है। गाजा की बात की है, दहशतगर्दी के ये लानत है, इसको खत्म करने के लिए फौज दहशतगर्दों को जरूर मार सकती है, लेकिन दहशतगर्दी खत्म करने के लिए पूरी कौम साथ चाहिए। उनके ऑर्गन ऑफ स्टेट चाहिए, जो स्मगलिंग होती है, पैसा आता है, नारकोटिक्स आते हैं, जिससे पैसा दहशतगर्दों को दिया जाता है, वो नहीं आना चाहिए। ये चीजें जरूरी है। इसके लिए आज हमें कौम हमें डिसाइड कर लेना चाहिए कि जो ऑपरेशन हो रही है पूरी फौज उनके साथ करेगी। बिल्कुल सही है। बैरिस्टर आमिर हसन साहब ने भी ज्वाइन किया है। बैरिस्टर साहब, सब सियासतदानों को भी इस दिन की मुनासबत से अगर हम बात करें, आज के हवाले से अगर हम बात करें, तो ये पैगाम मिलता है कि सबको यूनिटी की ज़रूरत है, मुल्क को यूनिटी की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर जो सियासतदान हैं, जो मुल्क का इस वक्त माहौल है, उसको बेहतर होने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, मुनासिब बात है। किसी भी रियासत को और फिर रियासत के अवाम को इस्तेकाम देने के लिए या उसे फलाही रियासत की तरफ लाने के लिए मुल्क को मजबूत होना पड़ता है, दिफाई लिहाज से भी और माशी लिहाज से भी। और पाकिस्तान ने एक जो संगे मील अबूर किया 65 की जंग में, तो हमारी फौज के जो रहे हैं कुर्बानियां भी और जिस तरह बहादुरी के हमारा एक उनका मुजाहरा है, उसे तो पूरी कौम खिराज तहसीन पेश करती है। लेकिन हमने जब 71 की जंग में और उसके बाद पाकिस्तान ने एक फैसला किया एटमी कुव्वत बनने का, और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के दौर में हमने ये फैसला किया और हम एक एटमी कुव्वत बने, जिसके बाद हमारे दुश्मन को नहीं हुई है कि वो हमला पाकिस्तान के ऊपर। लेकिन आज जिस तरह हमारे अकाबरीन ने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने बात की है, आर्मी चीफ ने बात की है, अब हमारा दुश्मन हम पे हमलावर दूसरे तरीकों से है। अब वो यहाँ पे हमारी वो दहशतगर्दी के जरिए दहशतगर्दों को तलाश करता है, वो इंतशार फैलाने के लिए कुछ ऐसे जहनों को इस्तेमाल करना चाहता है जिसे पाकिस्तान अदम इस्तेकाम का शिकार हो। वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ लोगों का इंतखाब करता है जो पाकिस्तान के दिफाई इदारों के ऊपर हमलावर हों, इसकी अलामतों के ऊपर हमलावर हों। तो उन्होंने अब हमारी अंदर से तलाश किए हुए हैं वो लोग जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। और इसी के लिए जरूरत है कि अगर आपके सियासी इख्तलाफात हो सकते हैं, हमारा फौज के सियासी किरदार के ऊपर हमसे ज्यादा जदोजहद किसी ने नहीं की है, पीपल्स पार्टी से ज्यादा, लेकिन इसके बावजूद शोहदा और अफवाज पाकिस्तान बलिहाज इदारा हमें उसके वकार का एहतराम है और हम उसकी इज्जत करते हैं। कोई एक जनरल ज़िया, ये जनरल मुशर्रफ, ये जनरल याया, ये कभी भी नहीं कर सकता कि पीपल्स पार्टी की नजर में फौज का वकार कम कर दे। हम उस शख्स के खिलाफ तो जद्दोजहद करते हैं लेकिन इदारे को एहतराम देते हैं। यही बात सबको मद्देनजर रखनी होगी कि आपका सियासी इख्तलाफ हो सकता है, आपका इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के खिलाफ भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन किसी को ये इजाजत नहीं दी जा सकती कि वो पाकिस्तान के फौजी
ऐसे है कि अगर 6 सितंबर को आज हम शोहदा को सलाम पेश कर रहे हैं तो उन लोगों की क्या भीख कनी नहीं होनी चाहिए जिन्होंने शोहदा के यादगारों को जलाया है, जिन्होंने शोहदा की तज़हीक की है, जिन्होंने उस वर्दी की तज़हीक की है जिस वर्दी के अंदर लाखों शहीद पाकिस्तान की लिए अपनी जान कुर्बान कर चुके हैं। तो ये सवालात हैं कि क्या महज सियासी इख्तलाफात की वजह से आप रियासत और रियासती इदारों के खिलाफ भी बरसरे पैकार होते हैं? तो ये इस वक्त जरूरत है। दुश्मन ने हमारे दरमियान से फितना पर्दाज और फितना अंगेज कुव्वतों को, दहशत पसंदों को, दहशत गर्दों को, इंतशार पसंदों को और फितना अंगेजी करने वालों को तलाश किया हुआ है और वो पाकिस्तान को सियासी तौर पे, मुआशी तौर पे, पाकिस्तान को दिफाई तौर पे कमजोर करना चाहते हैं। कभी पाकिस्तान के डिफॉल्ट, बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ ने जो आज खिताब किया है, मैं कभी पाकिस्तान की फौज पे बातें करते हैं। बिल्कुल सही है बैरिस्टर साहब, आपका पॉइंट आ गया। ब्रिगेडियर साहब, आर्मी चीफ ने जो खिताब किया है उस हवाले से भी मैं आपका कमेंट लेना चाहूंगी। खासतौर पर उन्होंने जो डिजिटल दहशतगर्दी की बात की है, DGISPR अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में अक्सर इस टर्म का इस्तेमाल करते रहे हैं और जो गुज़श्ता उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी गुज़श्ता रोज की, उसमें उन्होंने डिजिटल दहशतगर्दी का जिक्र नहीं किया, लेकिन आर्मी चीफ ने आज ये जिक्र किया है। साथ उन्होंने कहा है कि ये ज्यादा खतरनाक और पेचीदा चैलेंज है। देखिए, ये एक चीफ आर्मी साहब का हमेशा नुकसान नजर रहा है कि डिजिटल टेररिज्म इज रियली वेरी डेंजरस। लेकिन 5th जनरेशन वॉर में या हाइब्रिड वॉर में अब वो जमाने गुजरे जब आप कन्वेंशनल अटैक करते थे। पहले आप अपने नेगेटिव प्रोपेगेंडा से आप टू फाइट द बिल ऑफ द नेशन जो है ना, इसको ब्रेक कर देते हैं, इसको मोरल लो करते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपनी हुकूमत पे ख़त्म करते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस ले आते हैं, जिसके बाद आप इतने मुतअस्सर होते हैं कि फिर जब वो अटैक करते हैं सब चीज़ें हो जाती हैं। दैट्स व्हाई आई से इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और इसके लिए हर 3-4 प्रॉन्ग सेट चाहिए। एक तो ये देखें, एक फाइनेंशियल टेररिज्म, फाइनेंशियल फ्लो मनी है इलीगल, चाहे वो बैंक से आ रही है या उसके थ्रू हुंडी के थ्रू आ रही है या नार्कोटिक्स का पैसा आ रहा है और स्मगलिंग अफगानिस्तान की हो रही है। ये पैसा इनकी फैमिली को, इनके वेपन की परचेज के लिए ना मिले, इनकी सैलरी ना मिले, जो इनको गुमराह करते हैं बच्चों को, तो आप देखें सोशल टेररिज्म खत्म हो जाएगी। एंड देन इट्स मोर इजी फॉर द मिलिट्री इनको टेक ओवर, इनको टेक ऑन करें। इसलिए इस वक्त ये है कि हम सब मिलकर कौमी इकट्ठी करें, आज के दिन एक अहद करें कि जिस तरह हमारी आपस में कौम 1865 वॉर के बाद, और उसी तरह आज हमें जरूरत है और हम इकट्ठे होंगे तो दुश्मन की नैरेटिव को डिफीट करेंगे, नैरेटिव करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सही है ब्रिगेडियर साहब, आपका पॉइंट आ गया। हमें एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मजीद मौजूआत पर मिलेंगे। ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुशामदीद। एक और अहम मामला, आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बड़ा फैसला दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम को 2022 वाली असली हालत में बहाल कर दिया है, अपनी पुरानी हालत में उनको बहाल कर दिया है और इस मामले पर बहस भी की जा रही है। अब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने यह फैसला 5-0 की मुनासबत से सुनाया है और इसी पर बात कर लेते हैं। अजहर सिद्दीक साहब, मैं आपसे कॉमेंट लेना चाहूंगी। तहरीक इंसाफ का एक तो इस पर मौक़िफ़ क्या है और दूसरा बानी PTI ने जो आज मीडिया से गैर रस्मी बात की है और उन्होंने कहा है कि ये NRO 2 है, ये NRO 2 किस तरह से है? बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं, सिर्फ एक बात मैंने करनी है, हम मफरूजों पर चीजों को रहते हैं, वही हम राग अलापते रहते हैं। जिन्होंने जो जुर्म किए हैं जाकर अदालतों में सजाएं दिला लें और उसके बाद आप जो मर्जी कहिएगा उसके मुताबिक चलिएगा। मफरूजों पे कौम इकट्ठी नहीं होती, याद रखिएगा। मफरूजों पे लड़ाइयां ही बढ़ती हैं और वो वही बढ़ रही हैं। अब आते हैं अगली बात की तरफ। जो ये 2.5 सालों में जो पार्लियामान ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की है, आइन जो तोड़ा है ना, मैं अगर गिनाना शुरू करूं आपको, इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर का और गवर्नर का था, वो इलेक्शन कमीशन को दे दिया गया। ताहयात नाहली के कॉन्टेक्स्ट में अगर तरमीम होनी थी, आर्टिकल 61F में होनी थी, वो 232 के साथ तरमीम करके अपना उसको लिमिट कर दिया गया 5 साल को, वो पार्लियामेंट का इख्तियार नहीं था। अभी रिजर्व सीटों का फैसला आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, आइन का आर्टिकल 51 और 106 की तशरीह थी, उसमें से वो रिजर्व सीटें भी जबरदस्ती अपने पास लेगी। सिर्फ बताने का मकसद ये है। और यहाँ अपना ऑर्डिनेंस जाता हो नैब का, जो नैब के अंदर तरामीम करके 14 दिन का रिमांड किया, उसको 40 दिन कर दिया गया। फिर इलेक्शन एक्ट से पहले जो था
कि ट्राइब्यूनल जो होंगे वो हाजिर साहब सर्विस होंगे, उसके बाद तब्दील करके उनको रिटायर्ड जजेस में कर देगा। ये वो है पार्लियामेंट का किरदार जिसने बहुत से सवाल जन्म दिए। इसी तरह ये तरमीम जो थी नैब की थी। देखिए अब तो एक बात बड़ी वाज़ेह है ना, हम समझते थे कि इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी होगी, लेकिन जितना पिछले एक साल से इमरान खान को नैब पॉलिटिकल विक्टिमाइज कर रही है ना, वो तारीख में अगर आ गया तो अब तो इससे बेहतर यही है नैब खत्म हो जाए। वो एक अलग इशू है हमारा। जहां तक ये है जो बात कहने वाली है कि वो ये नैब, इस मुल्क में करप्शन तो आप देखना 2.5 सालों से इतनी करप्शन हुई है, रिकॉर्ड में आपने गंदम वाला स्कैंडल देख लिया, और इतने अभी ये बिजली के कॉन्टेक्स्ट में बाकी चीजों में आप इतने स्कैंडल देने कोई केस लगाया कि नहीं आया। लेकिन वजह ये है कि वो एवन फील्ड के जदादों के सबूत कोई नहीं आ सके, जाली फेक अकाउंट में कुछ से सारा कुछ ओपन एंड शट केसेस थे, और एनआरओ की वजह से वो सारे खत्म कर दिए और इस मुल्क का अरबों रुपए का नुकसान कर दिया। नजर क्या आई? वो एक घड़ी, हालांकि घड़ी की कीमत सारी हर एक के सामने आ चुकी थी। तो जहां तक ये बात है ना, एनआरओ 2 तो इसमें कोई शक नहीं है कि एनआरओ 2 है। आपने देखा अपीलें फाइल नहीं की, उन तरमीम की बुनियाद पर केसेस कितने खत्म हो गए। इमरान खान जो है ना, और चाहता है वो चाहता, तो मैंने सजेशन दिया था, मैंने कहा था जो अपील फाइल की है आपने, वो जो अपील फाइल की है ना। लेकिन अजहर सिद्दीक साहब, इस फैसले का क्या फायदा आपको नहीं लगता बानी पीटीआई को भी डायरेक्ट इसका फायदा होगा मुख्तलिफ केसेस में? देखिए बात फिर बाजी है, हम तो भुगत चुके हैं ना। हम तो 190 मिलियन पाउंड का पहले दिन से कह रहे हैं केस नहीं बनता। हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, और आज भी वो केस नहीं बनता है। इस फैसले का डेफिनेटली अगर देखा जाए तो इस फैसले का इतलाक तो होगा ना, और वो हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं होना है। और फिर अगली बात जो है ना, तोशाखाना जो है वो, यानी आप अंदाजा लगाएं 50 करोड़ से कम की तो करप्शन ही नहीं है भाई। बुलाएं इसको जहां पर करप्शन है। हमने डरते डरते इन केसों से, जो झूठे केस हैं हम अदालतों से पहले भी भुगते हैं, अदालतों से ही हम अभी तक केस अदालतों से जीते हैं। हमने कोई एनआरओ का कानून नहीं लेके आए ना, हमने तरमीम करके। लेकिन माजी में शाहिद खाकान अब्बासी इस पर पहले बात कर चुके थे कि मुझे इन तरमीम से फायदा नहीं उठाना। कि क्या आज बानी पीटीआई भी ये बात कह सकते हैं कि अगर उन पर ये लागू भी हो रही हैं तो वो फायदा नहीं उठाएंगे? नहीं, उनके उठाने या ना उठाने से तो फर्क नहीं पड़ता ना। देखिए ना, वो तो बात बड़ी सीधी सी है ना, वो तो बड़ी सी। और अभी किसने कहा शाहिद खाकान अब्बासी ने फायदा नहीं उठाया? शाहिद खाकान अब्बासी ने उन्हीं उसी कानून पे, देखिए कानून अब कानून बन चुका है, उस कानून का इतलाक होना है, उसमें सभी ने, यानी इस उन्होंने अदालत में ये बात की थी सबने। सही है। देखें बात बड़ी वाज़ेह है, हमारा तो मेरिट पे वैसे ही केस नहीं बनता, वो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो अपनी जगह फैसला जज साहब ने करना है, वो क्या करते हैं, लेकिन हम मेरिट पे लड़ रहे हैं अपने केस को। ठीक है, बैरिस्टर साहब आपका इस पर क्या कमेंट है आज के इस बड़े फैसले पर? देखिए, ये तो है पसंद नापसंद। मुझे फैसला अच्छा लगे तो मैं कहूँ कि बहुत अच्छा है, आइन और कानून की सरबुलंदी है, और अगर अच्छा ना लगे तो उस पर तनकीद हो। एक बुनियादी काम है जिसका सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने फैसले में जिक्र किया है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रैकोटमी ऑफ पावर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, और हर इदारे का एक अपना रोल है। जैसे सुप्रीम कोर्ट का काम है कि वो आइन कानून के तहत कह रहे हैं कि आप लोगों को एनआरओ 2 मिला है। देखिए, बानी पीटीआई के पास तो सिवाय तनकीद के और गालम गलोच के कोई काम नहीं है। किसी एनआरओ 2 मिला है, फायदा तो इन्हें हो रहा है। ये अभी साल इन्हें जेल में नहीं हुआ, और ये कैसे भुगत चुके हैं जी? सब कुछ भुगत तो वो चुके हैं जिन्हें 14 साल जेल में रखा गया है बेगुनाह, जिनकी सारी जिंदगी जाया हो गई है जेलों के अंदर इन कवानीन के तहत। भुगत तो वो चुके हैं जिन्हें हमें 10-11 महीने भी नहीं हुए जेल में, वो क्या भुगत चुके हैं जी? उन्हें तो फायदा हो रहा है। एक तो उन्हें इस कानून से फायदा हुआ है, दूसरा उन्हें, और किससे ये ढकी छुपी बात है कि जजेस में आज की तकसीम जो है ये किसे नजर नहीं आती? किस मुल्जिम के लिए कभी जज ने कहा है गुड टू सी यू? किसे मर्सिडीज गाड़ी दी है? किस मुल्जिम को कभी कहा और काफी शॉफी पियो दोस्तों के साथ, और इस तरह का मामलात हुए हैं? किसके लिए ऐसे हुआ है? अब मोहतरमा बेनजीर भुट्टो सारी जिंदगी अदालतों में पेश होती रही हैं। कब ऐसा होता था कि जुलूस लेके अंदर अदालत के हाथे में जाया जाता था और बाहर आके हाजिरियां लगती थी और गुंडागर्दी की जाती थी, अदालत के अंदर तोड़फोड़ की जाती थी? नजर इससे पहले तो दिखाएं, पाकिस्तान का आइन देने वाला बानी उसे फांसी पे लटका दिया गया जब वो हाई कोर्ट में लीडर पर नहीं बने। हम पे बड़े बने हैं। ये 200 केसेस तो कौन से केसेस हैं? और उन केसेस में क्या है, बहुत बड़े बने हैं भाई। मैंने तो
एक लीडर जिसने मुल्क को आइन दिया, उसे एक झूठे मुकदमे में सजाए मौत दे दी गई। एक लीडर सुबह से शाम तक अदालतों में जाती थी, बेनजीर भुट्टो। एक लीडर जो आज सदर पाकिस्तान है, 14 साल उसने बेगुनाह जेल भुगती है। तो हम तो भुगत चुके हैं, हमें डरने की क्या जरूरत है? हमारा ये मसाइल फिर उन्हीं के साथ इत्तेहाद में बैठे हैं बैरिस्टर साहब। कोई ऐसी बात नहीं, सियासतदान है, इस मुल्क में सियासतदान है, एक दूसरे के साथ बैठना पड़ता है, बैठेंगे, बैठे रहे हैं। हमारे साथ हम जिन्हें आज कह रहे हैं, ये नियाजी साहब भी तो खुर्शीद शाह के पीछे खुटे लाइन लगे हुए थे ना, खड़े होते थे। कई तस्वीरें आपको लग जाएंगी, गूगल करेंगे नजर आ जाएंगी। तो ऐसे होता है, सियासत में कोई दुश्मन और दोस्त नहीं होता। सियासत के अंदर आपको अपने मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठा होना पड़ता है, ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है। ये फिर इतने रासख चीजें नहीं होती हैं पॉलिटिक्स के अंदर कि कोई पक्का दोस्त है और कोई पक्का दुश्मन है। सियासत के अंदर आपके मुखालिफिन होते हैं, इशू टू इशू आप पॉलिटिक्स करते हैं। किसी इशू पे हम PMLN के खिलाफ होंगे, किसी पे हम उसके साथ होंगे। इसी तरह कुछ चीजों पे हमारा JUI के साथ इत्तेहाद हो सकता है, किसी पे इख्तलाफ हो सकता है। तो ये कोई इतनी बुरी बात नहीं होती है। आपको मुश्तरकात के अंदर इकट्ठा होना पड़ता है, यही पॉलिटिक्स है। और जिसने पॉलिटिक्स के दरवाजे बंद लेकिन इतने सख्त बयान जो माजी में एक दूसरे के खिलाफ देते रहे हैं, आप बानी PTI को आपकी जमात और दीगर जमातें कहती रही यू टर्न लेते हैं, लेकिन आपकी जमातें और आपके लीडरान भी फिर यू टर्न लेते रहे। यू टर्न नहीं, हमने कोई यू टर्न नहीं लिया। हमें बता देना यू टर्न क्या है। हमने कब कहा कि किसी के साथ बात नहीं होगी? मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वजीर आजम थी, हमें 17 सीटों पे ले आया गया। हमीद गुल ने वो गुल खिलाए। इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धांधली हुई है, लेकिन उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा था कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। बीबी उस वक्त भी इनके साथ बैठी थी और फॉरेन अफेयर्स कमेटी की चेयरपर्सन बनी। तो देखिए, पाकिस्तान के अंदर यही बिल्कुल सही तो पीपल्स पार्टी कहना चाहती है कि आपकी दो दुश्मनियां नहीं होती हैं, आपको फ्लेक्सिबल होना है। पॉलिटिक्स रास्ता निकालने का नाम है। जो दरवाजे बंद करता है वो पॉलिटिशियन नहीं होता। बिल्कुल सही, आपका पॉइंट आ गया। अजहर सिद्दीक साहब की जाने बढ़ूंगी। अजहर साहब, बैरिस्टर साहब कह रहे हैं आपने क्या अभी भुगता है? अभी तो आपको देने कितने हुए हैं जेलों में जाते हुए? हमने जेलें भुगती हैं और हमने ज्यादा भुगता है आपसे। अच्छा, वो आपने बड़ा सीधा सा जवाब दे दिया ना। वो मैं नहीं कहना चाहता कि गुड्डे गुड्डी का खेल है, यानी मिसाके जमहूरियत एक मजाक था, एक ढकोसला था। आपने बड़ी क्लैरिटी के बात की है। वो हमने नहीं रखा था, जिन्होंने रखा था पूछे उनसे ना। जुल्फकार अली भुट्टो को जिन्होंने सजा दी थी, आज आए ना बाहर आकर, आज बात करें ना एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। अब तो बात ही नहीं कर सकते। अब तो उनके साथ फ्रंट लाइन पे खेल रहे हैं वो। यानी मौजूदा हुकूमत जो एक मुलाजमत बनी हुई है, ये तो हकीकत है ना। हमने ये काम नहीं किया, ये याद रखिएगा। और दूसरा जो है ना, फिर एक बात सुनिएगा, बात वो करें आईन और कानून के हवाले से कौन सा फैसला आईनी तौर पर गलत है। गुड टू सी यू वाला, वो ये शायद मौजूद नहीं थे हमारे भाई वो उस वक्त। वो बिलावल साहब आए थे तो 3 दफा गुड टू सी यू कहा था, मैं वहां मौजूद था कोर्ट के अंदर। तो ये गुड टू सी या इस तरह की बातें एक तरफ रख दे, लेकिन एक हकायक समझना है कि तारीखी तौर पर इस मुल्क की तबाही में इन सियासी जमातों ने जो किरदार अदा किया है 85 से लेकर आज तक, ये थे ना। भाई हम तो ये पिछले 3.5 साल में हुकूमत में आए रहे, उससे पहले तो इस मुल्क का जो तबाही और बर्बादी की है इन्होंने की है। अगर एक जेलों में रहे तो एक दूसरे ने रखा है जेलों में, और आज अगर इकट्ठे बैठ गए हैं पहले, यानी अवाम को प्रॉब्लम ये हो गया कि कोई थर्ड ताकत नहीं थी। वो थर्ड कुव्वत पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की शक्ल में आई, तो आज ये सारे इकट्ठे हो गए। जितना करप्ट माफिया पाकिस्तान के अंदर है, किसी शक्ल के भी अंदर है, वो सारा वहां इकट्ठा है। और मैं बताता चलूं आपको एक बड़ी जबरदस्त बात कि बताया जाता है पार्लियामान की सुपरमेसी। कौन सी पार्लियामान की सुपरमेसी? मेरी जमात है, मेरी जमात के 200 बंदे हैं। तो भाई मैं कानून जो सदर कह रहा बनेगा वही बनेगा। किसने कहा कि इनमें से बैठकर किसी ने डिबेट की हो, किसी ने कौम को खुल के एतमाद में लिया हो? भैया नहीं, इस तरह की ये कोई कानून साजी है? ये तो नेपोटिज्म है। और क्या है? यानी ये इस ढकोसले में बैठकर कि जनाब पार्लियामान ने भाई कौन सी पार्लियामान ने पास की है? क्या उस पार्लियामान में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ साथ खड़ी थी उनके साथ? क्या अपोजिशन ने इकट्ठे मिलकर पास किया? ये तो एक नुक्ता नजर के लोग ने। तो आपको क्या लगता है अजहर साहब, आपको क्या लगता है इन तरामीम की बहाली का सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? क्या सियासतदानों को सबसे ज्यादा फायदा होगा या और भी तबका है जो ज्यादा फायदा उठा सकता है? देखिए मेरी बात सुने, जस्टिस अतर मिलाना ने बड़ा एक खूबसूरत नोट लिखा है कि इसका इतलाक जो है ना जजेस और जर्नलों पे भी होना है। क्या बाकी 5 जजेस को 4 जजेस को भी ये बात नहीं माननी चाहिए थी? कहना नहीं चाहिए था
जस्टिस काजी फाइसा की आज भी मनी ट्रेल नहीं अवेलेबल है उनके पास, ये रिकॉर्ड की बातें हैं। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अपनी जगह पर है, लेकिन आज भी अगर आप देखें यहाँ तो वो अपना एसेट बियॉन्ड मीन या जो भी कोई शक्ल आप कहेंगे वो नैब के कवानीन के तहत तो आएगी ना। इसका सबसे ज्यादा फायदा जो है ना वो एक तबका नजर जिसको ये चला रहे हैं, जिसके सर पे ये हुकूमत कर रहे हैं, उनको होना है, इस ब्यूरोक्रेसी को होना है। इन सियासतदानों को नाम ले लेना, हमारे केसेस देख ले और इनके केसेस देख ले। आज आप बना लें, एक लिस्ट बना लें, लिस्ट बनाकर बैठ जाएं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कितने लोगों को सजाएं हुई, कितने लोगों के हवाले से रेफरेंस आए, और दूसरी तरफ इन लोगों को बैठा लें और आप पूरा रिकॉर्ड ढूंढ लें और आपको। और दूसरा बताइएगा, पाकिस्तान से बाहर जदाते इमरान खान की नहीं है, उन्होंने नहीं बनाई, इन तमाम सियासतदानों की पाकिस्तान से बाहर जदादे हैं और वो सारा कुछ डाटा रिकॉर्ड आ चुका हुआ है, एक एक चीज आ चुकी है सामने। मुझे ये बताएं, तोशा खाना में मैंने रिकॉर्ड निकलवाया 1947 से आगे का, 1990 से आज तक का रिकॉर्ड आया है, उसमें कुछ हुआ है? यानी सिर्फ एक इमरान खान ही रह गया, सिर्फ वही रह गया। बैरिस्टर साहब कोई बात करना चाह रहे हैं? ठीक है अजहर साहब, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब इस पर कोई जवाब देना चाह रहे हैं? जी बैरिस्टर साहब। देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जमहूरियत क्या है और एस्टेब्लिशमेंट के लिए खिलाफ हमने जो कोई जद्दोजहद करनी है, तो वो मीर का लफ्ज है अदब में कि हमने किसी अतार के लौंडे से नहीं पूछना कि किस तरह, जो कल तक बाजवा की गोद में बैठा हुआ था, फैज हमीद का बगल बच्चा था, वो हमें क्या समझाएगा कि जमहूरियत क्या होती है और एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ लड़े। हमने तो गर्दनें कटाई हैं, जद्दोजहद की है, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट खुद माने कि अब हमें ए पॉलिटिकल होना है, जब एस्टेब्लिशमेंट खुद माने, देखिए हम उस आर्मी के खिलाफ रहे हैं, कोई भी आर्मी चीफ जिसने आके सियासी मनसब संभाला है, लेकिन अगर आज का आर्मी चीफ पाकिस्तान का सीनियर मोस्ट जनरल है, मेरिट पे आया है, तो मैं क्यों उसकी मुखालिफत करूं? इस वजह से मुखालिफत करूं कि मुझे अच्छा नहीं लगता या बुरा लगता है। अगर कोई आर्मी चीफ मुझे गोद में बिठाए तो वो कौम का बाप हो जाता है, और वो मुझे गोद से उतार के और मुझे शट अप कॉल दे तो उसके बाद वो मीर जाफर और मीर सादिक हो जाता है। पे लागू होती है ये जो बात आप कर रहे हैं? इन्हीं पे देखिए, बात ये है कि फिर आपको एक असलूब इख्तियार करना पड़ता है। हमने पाकिस्तान के अंदर पीपल्स पार्टी ने तो किसी डिक्टेटर की सपोर्ट नहीं की है, ये हमारा रिकॉर्ड है। बिल्कुल, जब से पीपल्स पार्टी बनी है हमने किसी की सपोर्ट नहीं की है और ना कभी किया। हमारी तो सियासत ही इनके खिलाफ जद्दोजहद से शुरू हुई है। अयूब के खिलाफ पीपल्स पार्टी 67 में जद्दोजहद की, उसे इक़्तिदार से निकाला। याहिया के खिलाफ जद्दोजहद की, जिया के खिलाफ जद्दोजहद की, मुशर्रफ के खिलाफ जद्दोजहद की, हमने हमीद गुल से लेके फैज हमीद तक के खिलाफ जद्दोजहद की। अब दूसरी बात, ये जो करप्शन की बातें करते हैं ना, ये हमें ना सुनाए। अच्छा जी, जायदादें बाहर हैं, आप मुझे जवाब दें, लोग जायदाद किसके लिए बनाते हैं? औलाद के लिए बनाते हैं ना। और जिसकी औलाद ही बाहर हो, तीनों बच्चे बाहर हो और उनके अकाउंट में बेदरेग इस्तेमाल किया जाता हो, आपके टाउट, आपके दोस्त यहाँ से मुल्क लूट तो के अदालत में लेके आए और ठीक है, हद कर दी, और वो अदालत में आए हुए हैं ना। अदालत से तो हम बेगुनाह हैं और ये इन पे अभी केसेस है, सब जुडिस है मामला, हम तो बेगुनाह हो गए हुए हैं। तो बिल्कुल सही है बैरिस्टर साहब, हमने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है। बिल्कुल सही है आपका, हमने प्रोग्राम में आगे भी बढ़ना है, लेकिन पहले ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक के बाद आपको फिर से खुश आमदीद कहेंगे और एक और अहम मामले पर बात करेंगे। इस्लामाबाद में पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा का जो बिल है वो कौमी असम्बली और सेनेट से भी मंजूर कर लिया गया है और इस बिल को पीटीआई ने चैलेंज करने का फैसला भी कर लिया है। अजहर सिद्दीक साहब, पहले मैं आपकी जानिब आऊंगी। आपको लगता है कि बिल को लाने का मकसद पीटीआई का जो जलसा होने वाला है उसको रोकना है, या ये पीटीआई के खदशात ही हैं, या वाकई सिक्योरिटी का मसला है? देखिए, एक बात तो मैं आपके सामने रख दूं, तारीखी तौर पर ना ये पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के दौर के अंदर जब पंजाब के अंदर हुकूमत थी तो उस वक्त रेड जोन एक्ट हम लोगों ने तजवीज़ किया था। बड़ा बैलेंस एक्ट था, वो बिल्कुल पूरी दुनिया के अंदर जो है ना एहतजाज को रेगुलेट करने के हवाले से एक्ट है। और वो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस जवाद हसन का फैसला था। आए दिन यहाँ लोग आते थे, डॉक्टर आ जाते थे, सड़कें बंद कर लेते थे और लोगों को बड़े मसाइल पैदा होते थे। तो इन ऑल फेयरनेस हम तो बिल्कुल है, देखें पहली तो बात है एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट हर एक का हक है। और ये जो जिस तरह का ये बिल अब आया है ना, ये कानून जो पास हुआ है,
ये मैं किसी जमहूरी दौर का नहीं, ये जहां कहीं से बन के आया, हर एक को अंदाजा हो जाएगा। आज भी तहकीक कर ले, आ जाए, लेट्स हैव ए कमीशन ऑन दिस कि ये बिल किधर से बन के आया है और किन्हों की ख्वाहिश के ऊपर है, वो पता चल जाएगा आपको कि क्या क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अब ये जो कानून है ना, इस कानून में बेसिक 6 गलतियां हैं। पहली तो बात है कि इन्होंने हमें जलसा करने नहीं दिया। ये रिकॉर्ड के ऊपर 107 NOC हैं जो उन्होंने जारी की है, बाद में वापस ले रही है। इस्लामाबाद की आता कि 6 और 7 में आज फिर उन्होंने अंदाजा लगाया, NOC देने के बाद जगह फिर तब्दील कर दी। उनका ख्याल था कि जगह तब्दील करेंगे, हम पीछे हट जाएंगे, हम कहेंगे जनाब अब नहीं करना, हमने जलसा फिर भी करना है। अब ये मकसद क्या है? मकसद ये है कि कल जलसा हो जाता है तो जलसे के अंदर कोई ना कोई गड़बड़ करने के बाद, हालात पैदा करने के बाद एक राह हमवार करनी है इन्होंने। और हम बड़ा एहतियात कर रहे हैं इस बात को। वायलेंस पे तो दूर दूर तक हमारा है ही नहीं। हमारा कहाँ है? हमने वो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहुत बड़ी शहादत थी, लेकिन हमने आज तक उस पर गिला नहीं किया। लोगों ने ट्रेनें जलाई, जलाओ गिराओ किया, क्या हाल किया। यहाँ 9 मई का वाकया हुआ आपके सामने, आज बैठ के हमें कोई जमहूरियत सिखाए, जमहूरियत अपने तौर पर देखे। आज़ाद साहब जरा इस चीज पे बता दें जरा कि PTI फिर इस सारी सिचुएशन के बाद एक बड़ा और कामयाब जलसा करने में कामयाब हो जाएगी? देखिए मैं आपको बताऊंगा ना, मैं 22 अगस्त को लाहौर से इस्लामाबाद में गया था तो 12 जगह मोटरवे बंद थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट जाना था, 2.5 किलोमीटर पैदल चल के गया था। अभी क्रेनें लगना शुरू हो गई हैं, रास्ते बंद होना शुरू हो गए। जलसा हमने करना है। मुझे बैरिस्टर साहब की तरफ भी जाना है, बस जरा ये बता दें कि आप कामयाब जलसा कर पाएंगे इस सब सिचुएशन के बाद? देखिए रिकॉर्ड जलसा होगा, इन्होंने रोकने की पूरी कोशिश कर, नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं कितनी तादाद होगी लोगों की, ये भी जरा बता दें अगर आप। देखिए एक बात बता दूं, उस कानून को चैलेंज कर रहा हूं, उसके अंदर जो NOC विड्रॉ करने की रीजन दी हैं, वो एक एग्जीक्यूटिव का इख्तियार कोई नहीं है। उसके लिए अगर जाना है तो कोर्टें डिसाइड करें। अब वो मामला अगर वापस लेना है, ठीक है, आपका पॉइंट आ गया। बैरिस्टर साहब की तरफ जाना है, वक्त की जरा कमी है। बैरिस्टर साहब ये बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब बिल तो पास हो गया है, लेकिन क्या कल फ्यूचर में कोई और पॉलिटिकल पार्टी, आपकी पार्टी, कोई और पार्टी ये सारी टर्म्स एंड कंडीशन पे पूरा उतर सकती है? देखिए मेरे ख्याल से सियासी इज्तिमात के ऊपर मिल बैठ के बेहतर होता कि इसमें अपोजिशन भी शरीक होती, और ये कोई भी अगर बिल पास हो जाए तो हरफ आखिर नहीं होता। कल को अगर सबका इस पे इत्तफाक होता है तो इसके लिए बेहतर असूल मुतय्यन किए जा सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एहतजाज जहाँ पे बुनियादी हक है, वहाँ पे पाकिस्तान को आगे बढ़ने का भी हक है और लोगों के मुआशी हकूक भी उनका बुनियादी हक है। तो उसके लिए भी रियासत को कुछ सोचना है। जनरली सिक्योरिटी का मसला है या PTI के लिए रुकावटें मजीद बनाई जा रही हैं? देखिए ये हर हुकूमत का ये होता है, मैं आज इन्हें सपोर्ट करूं या ना करूं, लेकिन ना जब आज के लोग कहते हैं कि ये हाइब्रिड रजीम है, तो ये हाइब्रिड रजीम का आगाज कब से हुआ है? लेकिन अगर वो पुरअमन जलसा करना चाहते हैं, हुकूमत को क्या खदशात है? कंटेनर्स क्यों लगा रहे हैं हर जगह? मुझे बात तो कर लेंगे। जी बिल्कुल, मैं तो कहता हूं कि राइट मिलना चाहिए, मैं नहीं ये बात कर रहा, लेकिन ये सारी हुकूमतें ऐसे करती हैं क्योंकि इन लोगों ने इसका हमेशा गलत इस्तेमाल किया है। इनका 9 मई के भी इनका देख लें कि जो इन्होंने मुल्क के अंदर दंगा फसाद किया, धरने के दौरान भी देखे जो लोग ये करते रहे और उठते ही नहीं थे, और मुल्क को एक सामने से 2-4 होना पड़ा और फिर ये उठे। तो मैं ये समझता हूँ कि कुछ चीजों को आपस में गुफ्तशनीद कर लेनी चाहिए। यानी यहाँ पे जमात इस्लामी जलसा कर सकती है, TLP यहाँ पर आके बैठ सकती है, PTI के लिए रुकावटें हैं? देखिए मैं नहीं कह रहा, मैं कहता हूँ PTI को भी हक दें, लेकिन अगर PTI इस्लामाबाद जलाएगी, अगर PTI कैंट जलाएगी, अगर PTI तशद्दुद करेगी, अगर PTI इंतशार फैलाएगी, अगर PTI PTI बन के पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करेगी, तो फिर उसे देखना पड़ेगा ना भाई। बिल्कुल जमात इस्लामी को जलसे का इख्तियार है, लेकिन TTP को जलसे का इख्तियार नहीं है। ये रियासत के कुछ फैसले होते हैं। जो इंतशार फैलाता है, दहशतगर्दी करता है, मुल्क के लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेता है, उसे नहीं होता। ये ट्रैक रिकॉर्ड देखना पड़ता है और देखना चाहिए भी। और दूसरी बात, जो आज हाइब्रिड कह रहे हैं जी रजीम है, ये हाइब्रिड रजीम मुतारिफ किसने करवाई है? जो कहता था कि मैं वजीर आजम हूँ, मैं कहता हूँ फोन टेप होने चाहिए, मैं तो एजेंसियों को कहता हूँ मेरे फोन भी टेप करे। तो ये आज हमें बातें ना सुनाएं। इन्होंने जो मुल्क का हाल किया है, इन्होंने बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। बैरिस्टर साहब, बैरिस्टर बहुत शुक्रिया, वक्त की बहुत कमी है। अजहर सिद्दीक साहब आपका भी शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया। हमें दीजिए प्रोग्राम से इजाजत, अल्लाह ने के बाद।